स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 6 और 11 नवंबर ये वो तारीख जब बिहार में वोटिंग होगी। 14 को नतीजे आएंगे, लेकिन चर्चा इस वक्त हो रही है बिहार में मुस्लिम सीटों को लेकर, और जो मुस्लिम बाहुल सीट हैं वहां पर किस तरीके से महागठबंधन का पेच फंस रहा है ओवैसी और पीके की वजह से, वही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, कौन कौन सी ये सीटें हैं? यहाँ पर कुछ सीटों का जिक्र हमने लगभग 10 सीटों का जिक्र किया है जिनके बारे में जानकारी बगल में चल रही है। क्या क्या फैक्टर यहाँ पर महागठबंधन के लिए मुश्किल ला रहा है? पीके, ओवैसी ही या फिर कुछ और? बड़ा इंटरेस्टिंग आज मुद्दा उठाया है आपने। सबसे पहले सीमांचल इलाके की बात करते हैं। ठीक। जो पूर्णिया प्रमंडल है उसके जो 4 जिले हैं, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, ये चारों को मिलाकर बनता है सीमांचल। 24 सीटें हैं यहां पे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 24 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीटें जेडीयू ने और 5 सीटें ओवैसी ने। महागठबंधन का सफाया हो गया था लगभग 24 सीटों में से। और पता है इंटरेस्टिंग बात कि इन सभी जिलों में मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है। जैसे औसत आबादी अगर सीमांचल की बात करें तो 46% मुसलमान है, 46% एवरेज। किशनगंज में 70% मुसलमान है, किशनगंज में 70%, कटिहार और अररिया में 44 और 45% और 40% पूर्णिया में। इस हिसाब से तो यहां महागठबंधन की जीत होनी चाहिए थी जी, लेकिन जीत किसकी हुई? ओवैसी की पार्टी की, बीजेपी की और जेडीयू की। अब बहुत सारे लोग इस मैजिक में लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। लॉजिक यह है कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने इन 24 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। जीते भले ही 5, लेकिन हरवा दिया 20। समझ रहे हैं? इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाताओं का भर भर के वोट मिले थे। अब आप बताइए कि 2025 में क्या ओवैसी के मतदाता अचानक सारे के सारे महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं? दूसरी बात कि जो 5 विधायक जीत कर आए थे उन्हें तोड़ लिया, तेजस्वी यादव ने तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है जमीन पर? जी। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस बार का 2025, इस बार तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को उतना टिकट नहीं दिया। हर ओर बस एक ही शोर है कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। हर ओर बस एक ही शोर है कि 3% वाले सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मुसलमान। और आप देखिए ना सोशल मीडिया, पूरा बिहार का सोशल मीडिया मुसलमान एक बार देखिए, वो क्या कह रहा है पता है? 3% आबादी है सहनी की, मल्लाहों की, तो सहनी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और 18% आबादी है मुसलमानों की, वो क्या बनेगा? अगर ऐसा है कि हमें वो समझते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, तो क्यों ना हम अपनी पार्टी को वोट दें? लेकिन जब सब कल को जाके बार्गेनिंग की स्थिति में तो होंगे का वादा कर रहे हैं तो उसमें तो मुसलमान भी शामिल होंगे ना। फिर तेजस्वी में भरोसा क्यों नहीं इन मुस्लिम इलाकों का? एमवाई के अंदर वो तो आते हैं। अच्छा रोहित, आपको लगता है इस देश का मुसलमान नौकरी के नाम पे, विकास के नाम पे, सड़क के नाम पे, बिजली के नाम पे, यही सब के नाम पे वोट देता है? तो फिर किसके नाम पे देगा? बीजेपी को हराना है। एक लाइन का मोटो है कि जो जहां पे बीजेपी को हराएगा हम वहां उसे वोट देंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। ये सब बाकी हिंदुओं के लिए। और अगर मान लीजिए कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि सही में मुद्दों के आधार पर विकास के नाम पे वोट करते हैं, तो उनमें से एक हिस्सा जेडीयू के पास जाएगा और एक हिस्सा प्रशांत किशोर के पास जाएगा। ठीक। क्योंकि काम के मामले में अगर वोट देंगे या आगे प्रोग्रेसिव थिंकिंग या विचार के मामले में वोट देंगे तो आरजेडी से तो बेहतर ऑप्शन है ये। और जो कट्टर हैं, जो इन सब मामलों में नहीं वोट देंगे, तो वो मुस्लिम पार्टी को वोट देंगे। अब समझ में आ रहा है कि महागठबंधन की स्थिति क्या है वहां पे? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट देगा। मैंने कहा कि अरे भाई, अगर बीजेपी को हराना होगा तो ओवैसी को क्यों नहीं वोट दे देगा, क्योंकि पिछली बार हर सीट पे ये मजबूत थे, बीजेपी को हराने की स्थिति में थे, 5 जीते भी, तो क्यों दे देगा। सीमांचल की मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, उन 24 सीटों की बात कर रहा हूं। और पिछले विधानसभा चुनाव में पता है क्या हुआ था? 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। 12 सीटें तो फिर भी अभी आरजेडी और कांग्रेस ही वहां दिख रही हैं। तो पिछली बार तो 12 सीट जीत लेनी चाहिए थी, क्योंकि यही सीटें थी जहां पिछली बार भी ओवैसी लड़ रहे थे। इस बार तो प्रशांत किशोर एड ऑन हुए हैं, इस हिसाब से तो महागठबंधन को जीतना चाहिए था ना कम से कम। तो रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ? जो ओवैसी जीते उनके विधायक भाग गए, अब की फिर जनता क्यों विश्वास करेगी? उनको फिर यही लगेगा कि फिर भाग जाएंगे अगर इनको वोट दिया तो। ऐसा है, आरजेडी को ही दे दो। भाग गए या तोड़ लिया? तो तोड़ लिया, ये बात पहुंचा पाएंगे ओवैसी जनता के बीच? अब देखिए, ओवैसी की कुछ सभाएं मैं देख रहा हूं, आप भी देखिए, वहां पे भीड़ के लिहाज से देखिए, टोन के लिहाज से देखिए। आज ही ओवैसी ने 2 स्टेटमेंट दिया है, और गड़बड़ क्या कर दी तेजस्वी यादव ने कि उन्होंने ओवैसी को आतंकवादी बता दिया, एक्सट्रीमिस्ट बता दिया है तेजस्वी यादव ने। इस बात का मुसलमान समाज में रिएक्शन है। मैं वो बयान आपको भेज दूंगा जिसमें उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा है और फिर ओवैसी ने जवाब दिया है। ठीक है। कुछ भी कह सकते थे, ये कह सकते थे कि बीजेपी की बी टीम है, यहां तक चलता है। ये कहते हैं कि मुसलमान वोट डिवाइड करने आए हैं, यहां तक चलता है। लेकिन ओवैसी को आतंकवादी कहेंगे तो जो मुसलमान आरजेडी के फेवर में है वो भी कहेगा कि यार कुछ भी है पर आतंकवादी तो नहीं है। लेकिन बहुत सोच समझ, और इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? तो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो क्या वो बच के बोलना चाह रहे थे? नहीं, अब देखिए, एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी एक ही है। एक्सट्रीम मतलब उग्र, एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी। तो आप अंग्रेजी के शब्द तले आप छुपा लीजिएगा मनसा। कुछ भी कहना था पर ओवैसी को आतंकवादी नहीं कहना था। तेजस्वी यादव ये ब्लंडर कर चुके। लेकिन वो तो अगर मैं तो बार बार बोल रहा हूं, चरमपंथी कहा है, क्यों जोड़ रहे हो आप लोग? अरे चरमपंथी किस मामले में? अगर मुसलमान को चरमपंथी बोलिए तो आम मुसलमान क्या समझेगा? चलिए छोड़िए, स्टूडियो में आप शब्दों की हेराफेरी कर सकते हैं, जाइए बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि चरमपंथी हो, वो क्या समझेगा? आप उसको बताइएगा कि अंग्रेजी में इसका ये मतलब होता है, हिंदी में ये मतलब होता है, उससे पहले ही आपको धो देगा। मतलब अतिवादी, चरमपंथी, उग्रवादी ये सब कुछ कह दिया। अगर उनके शब्दों को भी हिंदी में कर ले तब। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप फिर जाके डिफाइन करेंगे तब जो कहा जा रहा है, आप जो कह रहे हैं वो साबित होगा? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि एक आम मुसलमान ओवैसी को उग्रवादी कहने पे या चरमपंथी कहने पे या एक्सट्रीमिस्ट कहने पे बहुत खुश होगा और शाबाशी देगा तेजस्वी को और खूब वोट बरसाएगा? इसका रिएक्शन है भाई साहब, जाकर देखिए। और ओवैसी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि जरा एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग लिख के दिखाइए, बोलिए तो उसको। हाँ, ओवैसी कह रहे हैं कि उसको एक्सट्रीमिस्ट का मतलब पता है, उसको लिखने आता है। जहां टोपी और दाढ़ी देख ली उसके लिए आतंकवादी हो गया तो तेजस्वी के लिए। ये बातें कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं। तेजस्वी और राहुल को अब की मुसलमान बिहार का भगाने के लिए तैयार है, खदेड़ने के लिए तैयार है, दौड़ाने के लिए तैयार है। भाई साहब, जहां तक राहुल गांधी की बात है, हमारे बिहार में एक कहावत है, बोलते हैं कि क्या कर रहा है तो बोआरी पकड़ रहा है, मछली। मतलब जब लड़का कुछ नहीं करता, कोई रोजगार नहीं होता तो गांव में मछलियां पकड़ता चलता है। यह बिहार का कहावत है। किसी ने राहुल गांधी को कहानी बता दी कि नरेंद्र मोदी बचपन में मगरमच्छ पकड़ते थे, तो उसने कहा कि मैं कम से कम झींगा तो पकड़ ही सकता हूं, छलांग लगा दी तालाब में। अभी अभी जिस तबके के लिए उन्होंने छलांग लगाई है, मुकेश सहनी का बयान आया है और आज का बयान है, जिसमें मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लालू परिवार ने मल्लाहों पर बहुत अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि अरे, कह रहे हैं कि बहुत मारकाट हुआ है मल्लाहों और यादवों में। वो कह रहे हैं कि लालू राज में मल्लाहों के साथ दमन हुआ है और फिर भी कह रहे हैं कि हम उनके गठबंधन के साथी हैं। तो ऐसे ऐसे तो साथी पाले हुए हैं कि कांग्रेस आरजेडी को हराने के लिए लगा हुआ है, आरजेडी कांग्रेस को हराने के लगा हुआ है। सहनी कह रहे हैं कि मल्लाहों पे अत्याचार हुआ, मैंने कहा रिजल्ट फिर हाथ में ही है, और मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया है।
ठीक है पंकज जी, मुझे तो ऐसा फिलहाल- लगता है कि साक्षात सरस्वती सवार है। फिलहाल मुसलमानों को तय करना है कि अब कि उन्हें क्या कुछ करना है। सीमांचल के जिन क्षेत्रों की, जिन 24 विधानसभा सीटों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से हमने कुछ सीटों को लेकर चर्चा की, जिनके आंकड़े भी यहां पर दिखाए कि वहां पर कैसे समीकरण बन रहे हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, और ओवैसी तो एक्स फैक्टर होंगे ही। पंकज जी, आप अपनी बात खत्म करें। मैं एक सवाल और, क्योंकि प्रशांत किशोर का अगर जिक्र नहीं होगा, जन सुराज के कैंडिडेट्स कितना इफेक्ट डालेंगे इन मुस्लिम क्षेत्रों में? मैं आपको वही बता रहा था। सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था कि इस बार ओवैसी का गठबंधन किसके साथ है? भीम आर्मी के साथ और इनकी पार्टी जो चिराग पासवान के आजाद चचा। समाज पार्टी चंद्रशेखर की। हाँ हाँ, तो कुछ तो दलित वोट भी एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे, इस बात को तो यकीन रखिएगा। और कहा यह जा रहा है कि बसपा के साथ भी कई सीटों पर अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, बीएसपी यानी मायावती की पार्टी, यानी दलित वोटरों को, और खासकर दलित में जो चिराग पासवान से इतर, यानी हमारे यहां दलित में दुसाध भी आते हैं, चमार भी आते हैं, तो जो चमार जाति के जो वोट हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम सीमांचल में तो वो ओवैसी की पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है पंकज जी। अब प्रशांत किशोर, वही मैं बात। प्रशांत किशोर, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुसलमान जो कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नहीं जी रहे हैं, जो वोट को जिहाद न मानकर अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, जीतेंगे या सिर्फ वोट काटने की स्थिति तक रहेंगे, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन हां, अच्छा खासा एक तबके, मुस्लिम समाज के एक तबके का वोट प्रशांत किशोर को मिल रहा है, और कम से कम कुछ सीटों पर जहां आप दिखा रहे हैं वहां पर तो रियली वो फाइटिंग पोजीशन में हैं। ठीक है पंकज जी, अब देखना होगा कि परिणाम 14 को क्या कुछ आते हैं और जनता क्या कुछ तय करती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव से हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।